ओके, आज शुरू करेंगे हम लोग खानदानी मनसूबाबंदी एंड ज़ब्त तौलीद। खानदानी मनसूबाबंदी कहते हैं फैमिली प्लानिंग को, उसमें और बर्थ कंट्रोल। जनरली कंफ्यूजन इसमें हो जाता है, बर्थ कंट्रोल को फैमिली प्लानिंग हम लोग समझ लेते हैं। बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। अब आप देखेंगे इसको कि ये टर्म्स अलग अलग हैं और एक लंबा चैप्टर है जिसमें टाइम लगेगा, 2-3 क्लास कम से कम लगेगी आपको। कुछ हिस्सा हम छोड़ देंगे प्रैक्टिकल के लिए, जहाँ पे प्रैक्टिकल में हम लोग कवर करेंगे। जो टॉपिक आज कवर करेंगे उसमें कुछ डेफिनेशन एंड स्कोप्स होंगे एंड द टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स, टेम्पररी या परमानेंट क्या होता है उसका थोड़ा थ्योरेटिकल व्यू लेंगे। प्रैक्टिकल्स में इसके जो मेथड्स के जो उसके मॉडल्स वगैरह हैं वो डिस्प्ले कर देंगे हम, या रियलिटी में जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है उसमें कॉन्सेप्ट है कि जो बर्थ होता है उसको, पहला बर्थ को डिले करें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है हेल्थ के लिहाज से, और दूसरे को पोस्टपोन करें, ठीक है, थोड़ा सा और लंबा करें, एंड प्रिवेंट द थर्ड। महबूब अपना बैकग्राउंड आप वो कर लें, ठीक है। प्रिवेंट द थर्ड, ये एक लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी समझ लें आपकी, डिले द फर्स्ट, पोस्टपोन द सेकंड एंड प्रिवेंट द थर्ड। किसी भी हाल में तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए भारत में, जो पॉलिसी उसके हिसाब से। बिकॉज हम लोग जो जिस एरा से गुजर रहे हैं वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ब्लास्ट का टाइम है ये। इस वक्त हम लोग की आबादी इतना ज्यादा हो सकती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं कंट्री के पास, उसके यूटिलाइजेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें कमियां आ रही हैं हमारे यहाँ, ठीक है। डेमोग्राफिक साइकिल्स होते हैं जिसमें अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड के हिसाब से पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है उसको डेमोग्राफी अगर देखिएगा, ट्रेंड्स देखिएगा, उस ट्रेंड के हिसाब से जो बर्थ है और जो डेथ रेट्स हैं वो बहुत बुरी तरह से इनका जो रेशियो बिगड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा बर्थ हो रहे हैं और चूंकि पैदाइश ज्यादा हो रही है और चूंकि मेडिकल फील्ड बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो कंपैरेटिवली डेथ रेट्स में कमी आ गई है। वो अलग बात है कि हम लोग वॉर करके या नेचुरल क्लाइमेटीज से डेथ रेट थोड़ी बढ़ जाती है। मेडिकल काउज से जो जनरली होती है, डिजीज से जो होती है, वो डेथ रेट कम हो जाएगी। इन चीजों की वजह से पहले ये था कि डेथ रेट ज्यादा था, पैदाइश के वक्त बच्चे ज्यादा मर जाते थे, या पैदाइश के वक्त माँ का डेथ मोर्टेलिटी, मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और आपको बच्चे का जो मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, जिसकी वजह से कम बच्चे बच पाते हैं। तो एक बैलेंस बनता है, डेथ और मौत, जिंदगी और मौत के बीच का बैलेंस जो है ना वो शिफ्ट हो गया है। ज्यादा लोग बच पा रहे हैं, मौत कम होती है, इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, ग्रोथ रेट्स काफी है। वर्ल्ड का जो ट्रेंड है और उसमें आपका इंडिया जो है टॉप पे है, चाइना से भी ज्यादा हमारा वो ग्रोइंग रेट है। इंडिया का आप देखेंगे तो एज एंड सेक्स कंपोजिशन जनरली जो है ना अब चेंज हो रहा है, मतलब कि जो एज ग्रुप और सेक्स, मतलब कि मेल फीमेल का रेशियो जो है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है इंडिया में। और जितना अवेयरनेस लोगों में आया है वो कहते हैं कि हम एडवांस हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग फीमेल चाइल्ड का फर्टिसाइड हो रहा है, बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। आप हरियाणा में चले जाइए, जितने भी एडवांस आपके नॉर्थ इंडिया में सिटीज हैं वहाँ पे आपको बच्चियों की तादाद कम है, क्योंकि फीमेल फर्टिसाइड बढ़ रहा है, लोग नहीं चाहते कि बच्चे ज्यादा हों। थोड़ा सा माइंडसेट अब एजुकेशन की वजह से चेंज हुआ है, और एज का भी गैप बहुत ज्यादा है कि बूढ़े का केयर नहीं करते हैं, जल्दी गुजर जा रहे हैं, यंगस्टर ज्यादा है। इंडिया जो है यंग लोगों की कंट्री कहलाती है, यहाँ पे यंग बहुत ज्यादा है। दुनिया में कई ऐसी कंट्री है जहाँ यंग ज्यादा है। एज का जो पैरामिड्स है उसमें देखिएगा आप, उसमें जो है वो बूढ़े लोग कम है, बच्चे कम है, यंग ज्यादा है। क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा हम लोग जो डेथ रेट है वो बच्चों में उतना मेंटेन नहीं कर पाए हैं, कम नहीं कर पाए जितना कि एडवांस सिटीज है या फिर जो डेवलप्ड सिटीज है या कंट्रीज है वहाँ अपने गांव में ज्यादा है। रूरल अर्बन का रेशियो हमारा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सेक्स रेशियो की हमने बात करी थी, आप हरियाणा में, चंडीगढ़ में, पूरे स्टेट में, पंजाब में, दिल्ली में वो जो रेशियो है वहाँ पे गर्ल्स के रेशियो बहुत कम है। हरियाणा में तो इतना कम है कि पर जो मेल है फीमेल कम है, पर 1000 मेल के लिए 800 समथिंग फीमेल बच जाती है, ठीक है। इससे फीमेल कम होने से बहुत सारी चीजें बढ़ती है, सेक्स क्राइम बढ़ जाता है, या फिर शादियों के लिए दिक्कतें शुरू हो जाती है, तो और भी बहुत सारे क्राइम होते हैं। और दूसरे ये कि आप ह्यूमन बेसिस पे आप फीमेल फर्टिसाइड एक बड़ा मसला है, उससे रुकना चाहिए।
डिपेंडेंसी रेशियो, एक रेशियो ये होता है कि जैसे भारत जैसे देशों में आप देखेंगे कि कमाने वाला घर में 1 या 2 है, खाने वाला 8-10 है। वर्किंग जो नेचर है, हर आदमी काम करे कमाए, ये थोड़ा सा कम है भारत में, कम है कंपेरेटिवली। वर्ल्ड आप देखेंगे तो ज्यादा डिपेंडेंट लोग जो है वो फैमिली पे होते हैं, लेकिन यही चीज सिटी में जाएंगे तो ज्यादा है, मतलब वहाँ डिपेंडेंसी रेशियो कम है। फैमिली का 2 4 5, ज्यादातर पढ़ा लिखा हर बंदा कुछ ना कुछ अर्निंग करता है। यही आप साउथ इंडिया में चले जाइएगा तो वहाँ अर्निंग 10th के बाद ही, 12th के बाद ही बच्चे ट्यूशन लेना या कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेके कुछ पार्ट टाइम काम करना या जॉब करना वो लोग शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। यही आप अगर एडवांस कंट्रीज में चले जाइएगा, अमेरिका वगैरह में, तो अर्निंग उनका 10th 12th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। उसी अर्निंग से फिर वो पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं। जनरली वहाँ जो कॉलेज स्कूल जाते हैं वो लोग, स्कूल के बाद जो कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जहाँ से एंट्री होती है इनकी, वहां से वो खुद अर्न करके पढ़ते हैं। गार्जियन अच्छे फैमिली का भी बच्चा होगा ना, तो प्रेसिडेंट का बच्चा भी होगा तो वो अर्निंग का सिस्टम वो स्टार्ट हो जाता है। तो डिपेंडेंसी रेशियो बहुत कम है। इससे स्किल्ड पर्सन तो डेवलप होते हैं, हायर स्टडीज में लोग कम पहुंच पाते हैं, तो वो जो वेल टू डू है वही जाते हैं। बहुत सारी और भी स्कीम आती हैं जिसमें स्कॉलरशिप मिलता है, तब जाकर हायर स्टडीज कर पाते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो यानी जो फाइनेंशियली कमा रहा है और उस पर जो लोग आश्रित हैं, ये ज्यादा है इंडिया में। गाँव में ज्यादा है, शहरों में कम। पॉपुलेशन काफी डेंस है। अगर आप सही से इंडिया की लैंड को आप देखेंगे तो दुनिया में टॉप के देशों में से इंडिया का मामला है, जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, रहने की लैंड है, लेकिन कुछ खास एरिया में हम लोग जमा हो जाते हैं। आप पटना में देखिएगा तो पटना में बहुत एरिया है, पटना का जो खेत बना हुआ है अभी, लेकिन कुछ खास एरिया में हम लोग जमा हो जाते हैं। गांधी मैदान उसके आसपास, उससे पूरब सिटी की तरफ आप इधर बढ़िए, या फिर आप ये देखिए सुल्तानगंज, ये सब एरिया ऐसा है कि इनके बाइक तक जाने के रास्ते नहीं बचे इनके, आप अपने ओरिजिनल घरों तक। ठीक है, तो ये जो हमारी बचने की प्रवृत्ति है और जो हमारा नेचर है, लाइफ स्टाइल है, वो भी इन चीज पे डिपेंड करता है। कुछ खास एरिया में हम लोग डेंस हो जाते हैं। सरकार की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी है कि वो इस चीज को बढ़ावा देती है। जैसे जितनी फैसिलिटीज है जो सरकार की तरफ से होती हैं कि बच्चे अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे कॉलेजेस हों, और पासपोर्ट ऑफिस या जो भी पब्लिक वर्क के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब सरकार क्या करती है कि अपने बड़े सिटीज में लाके डाल देती है। अगर इसको थोड़ा सा डिवर्सिफाई करे, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करे, गांव में भी सुविधा पहुंचा दे, छोटे शहरों में हर डिस्ट्रिक्ट में कर दे, तो शहरों में और गांव से लोगों का जो पलायन होता है, या बड़े शहरों में छोटे शहरों से जो पलायन होता है, वो रुक जाएगा। तो इसी वजह से डेंसिटी बहुत डेंस होता चला जा रहा है। आपकी सिटीज, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह, सुविधाएं सारी आपने वहां दे रखे हैं, अच्छे स्कूल्स और हॉस्पिटल, खास हॉस्पिटल स्कूल्स अगर गांव में अच्छे हो जाए। आप जब जाइएगा दुनिया की डेवलप कंट्रीज में तो वहाँ अलग मामला है। वहाँ आप डायरेक्ट कूद के बड़े स्कूल्स में नहीं चले जाइएगा, सेंटर के या कैपिटल के, या फिर डायरेक्ट आप जो है ना, जैसे आप किसी शहर में रह रहे हैं, सहरसा किसी गाँव में, वहां से आए पीएमसी दिखा लिया, यहाँ तो हो जाएगा। लेकिन वो डेवलप सिटीज जहाँ है या डेवलप कंट्रीज, वहाँ ऐसा नहीं होता। जब तक आपका रूरल हेल्थ या प्राइमरी हेल्थ के सेंटर से बन रहा है मामला, वहीं दिखाइए। अगर उन्होंने रेफर किया तभी आप हॉस्पिटल इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से देखिएगा पटना के कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम में भी वहाँ है। डेंसिटी को सरकार की पॉलिसी भी जो है ना, इसको बढ़ावा देती है। अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी से जहाँ शहर बन रहे होते हैं, उसका एक फायदा होता है कि फैसिलिटीज तो सारी आपको आ जाती हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है, या फिर इतनी सारी इंडस्ट्रीज आती है, इतना सारा जो आपको इन्वेस्टमेंट होता है, इतना सारा आपको कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का काम होता है, रोडवेज बनेंगे, कोल टार इस्तेमाल होता है, बहुत फ्यूल्स इस्तेमाल होता है, मोटर व्हीकल्स का वो ज्यादा वहाँ पे इस्तेमाल होता है। डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से आपको केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, धूल उड़ते हैं, निमोकोनिसिस के चांसेस बनते हैं, या फिर खुदाई करके नेचुरल रिसोर्स निकाले जाता है। ये अर्बनाइजेशन की दलील है। ये सारी चीजें अर्बनाइजेशन में होती हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। और पॉल्यूशन जो है वो इस हिसाब से जो है बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है आपके अपनी ह्यूमन के रेस के एग्जिस्टेंस के लिए, कितना हेल्दी होगा, कितना दिन तक जिएगा। आप चले जाइए झारखंड का जो एरिया है, जहाँ पे कोल फैक्ट्रीज वगैरह, वहाँ के लोगों की एज लाइफ आप देख लीजिए, उनके जो लंग्स कैंसर, लंग्स की बीमारी है, उसकी जो टोटल एज होती है, वैरी करती है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज जहाँ होती हैं, अर्बनाइजेशन के साथ साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। फैमिली साइज, आजकल फैमिली साइज बहुत डिस्टॉर्टेड हो गई है। अब वो जो पहले जो पुराना था कि एक घर में 20-15 कई फैमिलीज मिलकर साथ रहती थी, उसका वो स्वरूप बदल गया है। अब ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली ना होकर लोग जो है ना, हस्बैंड वाइफ है, 1-2 बच्चे, इस तरह की फैमिलीज आ गई। थोड़ा सा फ्रीडम फील होता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी चीजें, मेडिकल सुविधाएं, पढ़ने में बच्चों के लिए सारी चीजें, ये
सारी चीज़ें आपको मिलने में आसानी नहीं होती हैं, बहुत सारे जो काम एकाएक आपको आ जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, मोरल एथिक्स और ये सारी चीज़ें बहुत डिफर होती हैं। ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके फर्टिलिटी को कंट्रोल करती है। लिटरेरी एंड एजुकेशन इस पे भी डिपेंड करता है इंडिया में कि जिस एरिया में आप देखेंगे ये सारी जो पॉइंट्स पढ़ना है इनका सबका आपका असर पड़ता है फैमिली प्लानिंग पे और बर्थ कंट्रोल पे। लिटरेरी एंड एजुकेशन, वो लोग जो लिटरेरी स्मार्ट हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो जानते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाने से क्या दिक्कतें आएंगी, बच्चे अगर 5-6 घर में होंगे सब पे कितना कॉस्ट आएगा, स्कूलिंग का खर्च, हेल्थ का खर्च, अटेंशन, उनकी जो जॉब, अगर वर्किंग मदर है तो उनको और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो वो उस हिसाब से अपने फैमिली को प्लान करते हैं कि साइज और खास के उसका जो गैपिंग बहुत ज़रूरी होता है। ये लिटरेसी और एजुकेशन डिपेंड करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत ज़्यादा बच्चे अगर आपको हो जाएंगे, केयर नहीं कर पाएंगे, उसका हेल्थ इश्यूज नहीं, बचपन में केयर नहीं होगा या फिर मदर का केयर नहीं होगा, तो बर्थ के दौरान या जब वो कंसीव किया मदर ने, बर्थ के दौरान और जो अर्ली चाइल्डहुड में उसके जो डेवलपमेंट होता है इसमें कुछ ना कुछ हेल्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम, जैसे लंग्स की बीमारी हो गई उसको, या फिर उसको न्यूनेटल टेटनस हो गया, बच भी गया तो कोई दिक्कत, आगे उनको दिक्कत होगी। एक बार निमोनिया हो गया चाइल्डहुड में तो पूरी जिंदगी उसका लंग्स जो है ना वो कंप्रोमाइज मोड में होगा, तो आगे लंग्स की बीमारी होने के चांसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से 5-10 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो ही जानी है ऐसे लोगों की। तो जब आपको कम चाइल्ड होंगे तो उसके हिसाब से ज़्यादा प्लान कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस पर भी डिपेंड करती हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो फिर आपको उनके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनकी लाइफ जो है वो भी शॉर्ट हो सकती है। फर्टिलिटी और नेटिलिटी एक वर्ड है, एक्चुअली इसको कहते हैं एक्चुअल बियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। जो आपका एज होता है बच्चे पैदा करने का, वुमेन्स का खास के, वो जो कहलाता है 15 से 45 वर्ष। ये आगे पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी से चेंज हो रही है इंडिया में, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है और खान पान बदल रहा है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बदल रहा है, तो बहुत अर्ली जो वो जो बच्चियां हैं या जो बच्चे हैं उनके अंदर जो अर्ली डेवलपमेंट हो जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स और ये जो है प्रोक्रिएशन के जो उसके पावर हैं वो जल्दी आ जा रहे हैं, तो थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। ऑन एन एवरेज जो है वो 15 से 45 साल जो है इसको फर्टिलिटी या नेटिलिटी एज बियरिंग वो जो एज माना जाता है। ये डिपेंड करता है किस पे कि इस 15 से 45 साल की एज में जो बच्चे होते हैं, ये डिपेंड करता है, जैसे एक अपने पूरे मैरिज के फर्टिलिटी टाइम जो होता है एक कपल का, उसमें किसी को 5 बच्चे हो, किसी को 1 हुआ, किसी को 10 हो गए, तो इस पे डिपेंड करता है किसकी शादी कितने पहले हुई। कुछ की शादी खासकर कश्मीर में, पंजाब में उस तरफ जाइएगा तो बच्चों की शादी 25 के बाद होती है, बिहार में, झारखंड में, और उसके बाद ये यूपी में, और जो एरिया आपको खास के इसमें अर्ली हो जाती है बच्चों की शादी, और खास के आप चले जाइएगा उसमें राजस्थान में, तो राजस्थान में चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से जो है जब बचपन में शादी उनकी हो जाएगी तो उस पर क्या होगा कि ज़्यादा बच्चे भी होंगे उनको, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उनके बच्चे या फैमिली की साइज, एज ऑफ मैरिज कितना है, कितना जल्दी उनकी शादी होगी। जल्दी जल्दी ज़्यादा बच्चे कम उम्र के और लड़कियों को होंगी तो उससे उनके हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, और बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं उनके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में या फिर उनके यूटरस में, उसको देखिएगा प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और भी चीज़ें हो जाते हैं, या इनकॉन्टिनेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ इस पर भी डिपेंड करता है कि फैमिली साइज क्या है आपकी, कितने दिन शादीशुदा रहे। कुछ लोग शादी अर्ली हो गई लेकिन तलाक हो गया, या फिर ऐसे ही रहना है बाद में, या फिर तलाक के बाद कुछ लोग मल्टीपल शादी कर लेते हैं, तो इस पे डिपेंड करता है कितना दिन आप मैरिड हैं, फैमिली साइज आपका इस हिसाब से होता है। दूसरे तीसरे होता है स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, आप अपने 2 बच्चों के बीच में या दूसरे से तीसरे, पहले से दूसरे बच्चों के बीच में कितना गैप रख रहे हैं। फैमिली प्लानिंग में हम लोग ज्यादा ये ध्यान देते हैं कि बच्चे कम हो, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते हैं स्पेसिंग कितना होना चाहिए। उन्होंने एवरेज कम से कम 2 से 3 साल का रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो फिर जो मदर पे बहुत असर पड़ता है। मैंने कहा कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, लूजनिंग ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, या फिर आप कहिए कि जो बर्थ कैनाल है उस पर इफेक्ट पड़ता है, प्रोट्रूजन हो जाता है, या ये सारी चीजें स्पेस अब नहीं रखेंगे तो इससे दिक्कत होगी। इसके साथ साथ हेल्थ, मदर हेल्थ के साथ साथ बच्चों पे जो केयर होगा आपका वो भी हिंडर करेगा। जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो आप सही से उनको मेडिकल और जो कि एजुकेशनल और उनके जो केयर है डेवलपमेंटल एज वो आप सही से नहीं दे पाएंगे। चौथी चीज है एजुकेशन, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, लगातार छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे,
तो एजुकेशन हो सकता है आप वेल टू डू में दिला भी लें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस तरह का नहीं दे पाएंगे। प्राइवेट स्कूल जो टॉप में है, ये उसमें के जो फीसेज हैं, उसका जो फीस हम देता है, या फिर उनकी जो और भी रिक्वायरमेंट है, घर में आपको कम से कम 1-2 आदमी चाहिए, जो बच्चों को 2-3 बच्चे हो गए स्कूल जा रहे हैं तो सबकी अलग अलग डिमांड है स्कूल के हिसाब से, तो वो मेंटेन करने में टाइम लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्पेस रखें, कम बच्चे, इकोनॉमिक स्टेटस, जाहिर सी बात है उनको पालने के लिए पैसे की और एक रोबस्ट इकोनॉमी चाहिए, ज़्यादा बच्चे अगर आपको हो गए हैं तो। अगर सबके साथ ये दिक्कत नहीं होती है उनको कि सबको इतना इकोनॉमिकली इतना स्मार्ट हो कि सारे बच्चों को इक्वली और अच्छे से अच्छा वो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज दे सकें, तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कास्ट एंड रिलीजन, फैमिली साइज इस पर भी डिपेंड करते हैं। आप जब भारत के डाटा उठा के देखिएगा तो जैसे हम मुस्लिम्स को ब्लेम किया जाता है कि इनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, उसके बाद भी अगर सिर्फ मुस्लिम में देखिएगा तो उसमें भी जो अपर लोग हैं वो थोड़ा सा कम बच्चे होते हैं, जो नीचे वाले हैं कास्ट। इसी तरह हिंदू में आप देखिएगा तो हिंदू रिलीजन में भी आपको जो ब्राह्मण है, राजपूत है, उनके कम बच्चे होते हैं, जो चीज में आते हैं उनके बच्चे ज्यादा। ये डाटा फैक्ट है, ये ठीक है, ये एक किसी पर्सन की बात नहीं, डाटा की बात है। न्यूट्रिशन देखिए, बच्चे जब आएंगे और फैमिली से लेकर नेशन से लेकर पूरी दुनिया में जो खाने के सोर्स है, रिसोर्स है, वो एक लिमिटेड है। खाना का न्यूट्रिशन वैल्यू जो हम जाते हैं, और एफएओ की बात मैंने कहते, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीज का ध्यान रखती है कि पूरी दुनिया में हमारी अर्निंग कितना खाने की चीजें एग्रीकल्चर हो रही है और कितने खाने के लोग हैं उसमें। तो ये घर में भी डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉस्ट कितना कटिंग आ रहा है और कितना ज्यादा खाने पे आप ध्यान दे रहे हैं। इससे उपजाऊ से लेके पूरी दुनिया में, आप वार कंट्रीज में देख लीजिए, अभी सीरिया में देख लीजिए या फिर यमन में देख लीजिए, यहाँ पे खाने के लोगों की शॉर्टेज हो गई है। तो जितनी एजेंसीज हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ है, यूनिसेफ है, ये सारी खाने की चीज पहुंचा रही है। आपकी फैमिली भी ये मसला आएगा कि अगर आप सही से वेल टू डू नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो बच्चों के खान पान में गड़बड़ी होगी, फिर उससे क्या होगा कि उनका हेल्थ स्टेटस डिस्टर्ब होगा, आपको दिक्कत आनी है। तो फैमिली साइज करते वक्त ये आपको बहुत जरूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और इकोनॉमी को। इसलिए फैमिली जो प्लानिंग है वो अपने आप में स्पेसिंग ऑफ या फिर बर्थ कंट्रोल नहीं है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में या इसी क्लास में कंटिन्यू में, तो देखिए कितने पैरामीटर्स हैं फैमिली प्लानिंग में। अदर फैक्टर्स हैं जो इस पे बहुत ध्यान, जो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वेदर का क्या इम्पैक्ट होता है, माहौलियात का, या फिर आपका पोल्यूशन का, या फिर जिस आप कंट्री में रह रहे हैं वहाँ के जो एथिक्स हैं, लॉज हैं। चाइना के लॉज कुछ और थे, अब चेंज हो गए हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी भी दुनिया में जहाँ पे बच्चे बढ़ाने के लिए सरकार पैसा देती है। फ्रांस का भी आप देखिएगा कि फ्रांस में एक बच्चे हो गए, सही से आपने उसको पाल लिया और डेवलप कर लिया, सरकार अवार्ड देती है ऐसे लोगों को। रशिया में, यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज है जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में, वहाँ पे सरकार प्रोत्साहन यानी पैसा देती है और उनको अवार्ड देती है अगर एक से ज्यादा बच्चे हों, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी, उनकी जो वो है, पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वहाँ मामला उल्टा है, वहाँ फैमिली प्लानिंग के एंटी जो मामला चलता है, किस तरह से ज्यादा बच्चे पैदा हों, पॉपुलेशन बढ़े, ताकि वो जो रेस है वो मेंटेन रहे। अदरवाइज नहीं तो 10-15 साल अगर इस तरह से चल गया तो धीरे धीरे आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से सब कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह फैमिली प्लानिंग के डेफिनेशन की बात करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की हम बात करेंगे, रिसोर्सेज फॉर एडोलेसेंट जो वो उसकी बात करेंगे हम। इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा, पूरे प्लानिंग में हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा। एज पर अगर फैमिली प्लानिंग आप देखेंगे तो the use of education and birth control to limit the number of offspring and the population of a country, यही एक फैमिली प्लानिंग का जो डिक्शनरी का डेफिनेशन है वो ये आता है कि एजुकेशन और बर्थ कंट्रोल को, एजुकेशन बहुत मस्त है, आप लोग सोचेंगे फैमिली प्लानिंग का मतलब सिर्फ बर्थ कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन एंड बर्थ कंट्रोल दोनों का सही से इस्तेमाल करके सही बच्चों की तादाद हो, उसका गैपिंग सही हो, ताकि कंट्री की पॉपुलेशन आप मेंटेन कर सकें एज ए होल, यूनिवर्स में आपको पॉपुलेशन ब्लास्ट ना हो, यही फैमिली प्लानिंग कहलाता है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे जो बर्थ कंट्रोल है, तो बर्थ कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ वो मेजर की बात करते हैं, वो सारे टूल्स की बात करते हैं जिससे हम बच्चों की बर्थ को कम कर सकें। तो फैमिली प्लानिंग अगर डब्ल्यूएचओ के हिसाब से देखिए 1971 में डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनेशन दिया, ये डेफिनेशन आपके सामने है। और डेफिनेशन के मामले में एक बात होनी चाहिए, इसमें आपने वर्ड्स आप जोड़ नहीं सकते, वर्ड हटा नहीं सकते, वो पैक्ड होता है, वर्ड टू वर्ड उसी को आपको लिखना होता है अगर कभी पूछा जाए। मैं पढ़ देता हूँ, अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। अब आपको लग रहा होगा कि फैमिली प्लानिंग में हम लोग सारे वो मेथड्स सोच रहे थे, यहाँ पे बात कुछ और है। अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज अडॉप्टेड वॉलंटरली
आपकी सोच और रहने का तरीका जो आपने खुद ब खुद अपने आप को कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, आपने अडॉप्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, यानी जो नॉलेज आपको, एटीट्यूड जो आपका उसको रेस्पॉन्स करने का तरीका है, एंड रेस्पॉन्सिव डिसीजन बाय इंडिविजुअल्स एंड कपल्स, यानी जो एक कपल है शादीशुदा, वो जो सोचता है उसकी जो नॉलेज है और उसने जो तरीका अडॉप्ट किया है उसके लिए, वो है ये, इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप एंड दस कंट्रीब्यूट एफिशिएंटली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक कपल का ये डिसीजन है कि किस तरह से सोचता है, कितनी उसको नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद वो जो वे अडॉप्ट करता है अपने फैमिली को मैनेज करने का, या फिर अपने बच्चों के बीच बर्थ स्पेसिंग का, या शादी करने का, वो सारी चीजें इसमें आती है, यही डेफिनेशन इसमें आता है। फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस दैट हेल्प इंडिविजुअली अ कपल टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा फैमिली प्लानिंग में ध्यान रखना है कि ये बर्थ कंट्रोल से अलग है, और इसमें एक ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जिसको अटेंड करना होता है फैमिली प्लानिंग को अगर अडॉप्ट करते हैं। पहली बात चीज क्या होती है, ये वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए, इसलिए कि ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, यानी जो आपको नहीं चाहिए उन चीजों को रोकना है। जैसे शादी अर्ली हो गई और आप चाह रहे हैं कि अभी बच्चे नहीं चाहिए, तो आपके कुछ पैरामीटर्स लेने हैं, वो नहीं चाहिए, या फिर मदर कम एज की नहीं चाहिए, या मदर को कोई बीमारी हो रही है, टीबी हो गई है, एड्स हो गया, दूसरी प्रॉब्लम है, उस दौरान बच्चे नहीं चाहिए। तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए कपल का, खास के लेडी का, कि हमको बच्चे नहीं होने, या आपने ये सोच रखा कि फाइनेंशियली अभी जॉब नहीं लगी, अभी बच्चे आएंगे तो कहाँ रखेंगे, या फिर बाहर रह रहे हैं, कोई उसको टेक केयर करने के लिए नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि अनवांटेड बर्थ नहीं होना है और वांटेड बर्थ होना है। मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है और वांटेड प्रेगनेंसी होनी, जब आप चाहें तभी हो। ये भी आप अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे कि आप सीजन के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, या फिर आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, फैमिली कंडीशन है, जो भी आपका रेसिडेंशियल कंडीशन है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करके कब बर्थ करना चाहते हैं, ये करना है आपको। और तीसरी चीज होती है कि 2 प्रेगनेंसी के बीच में इंटरवल्स को आपको डिसाइड करना है कि ये जो भी बर्थ आपका ना, उसमें बच्चों के बीच में गैपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैक टू बैक आपने जो है पूरा वो 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे लगातार आप 2-3 बच्चे होंगे, तो इससे जो मैंने बताया कि मदर के हेल्थ पे, बच्चे के हेल्थ पे, आपके फाइनेंशियल उस पे, फैमिली सेटअप पे, सब पे असर पड़ेगा। एंड फोर्थ चीज, द कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर्स इन रिलेशन टू द एज ऑफ द पेरेंट्स। ये बहुत जरूरी है कि अभी 18 साल में, खास कर राजस्थान की मैंने बात की, कि 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में होता था। जैसे 13-14 साल में उन्होंने नारकी अटेंड किया, उसके बाद जो है वो समझिए कि बच्चे हो जाते हैं। अब उसके जो बर्थ उस वक्त बच्चे का हो जाए, उसकी बॉडी तैयार नहीं होती है शादी के लिए, या फिर वो भले वो शादी पहले कर दी जा रही हो, या फिर फिजिकली वो उसके लिए तैयार है कि बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बॉडी इतनी डेवलप नहीं होती है कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो साइड इफेक्ट होता है या डिलीवरी के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको कोप अप नहीं कर पाती, उसकी बॉडी तैयार नहीं होती। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट का एज बहुत मैटर करता है। सिर्फ फिजिकल वजह नहीं होती, मेंटल सेटअप भी होता है। बहुत सारे गांव में ऐसे बच्चे हैं कि आप देखिएगा कि बाप पढ़ रहा है, बेटा भी तैयार स्कूल पहुंच जाने लगेगा, बहुत अर्ली एज में शादी हो गई, तो वो दादा दादी ख्याल रख लेते हैं, लेकिन जो वो बच्चे का जो डेवलपमेंटल गोल होता है लाइफ में, या उसका जो माइंड सेटअप होता है, वो टाइमली आने वाले बच्चों से बहुत डिफर करता है। तो ये सारी चीज आपको देखनी होती है। और ये जो सबसे बड़ी बात है जो 4th नंबर पे आ रही, 5th नंबर पे, जिसके बारे में जनरली आपके दिमाग में होता है कि फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि कम चिल्ड्रन होना चाहिए, ये तो 4th नंबर पे है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने डिस्कस की कि चिल्ड्रन का नंबर आपको कंसिडर करना है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे वो डिपेंड करता है कि आपका फैमिली स्टेटस क्या है, आपके वाइफ या हस्बैंड जो है उनका जो हेल्थ स्टेटस क्या है, उनके इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। बहुत सारे वेल टू डू लोग हैं, उनके यहाँ देखिए 10-12 बच्चे वो कर ले जा रहे हैं, लेकिन फिर एक बड़ा मामला ये आता है कि जो फीमेल होती है उनके हेल्थ पे असर पड़ता है। शाहजहां कि जो मुमताज महल जो मकबरा है जिसपे शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, उनकी भी डेथ हुई थी पीपीएस से, पोस्टमार्टम जो है ना वो हेमरेज हो गया था, यानी कि डिलीवरी के वक्त इनको इतना ब्लीडिंग हुआ कि वो मर गई। तो पता चला कि 14 चाइल्ड था उनका जब वो डिलीवरी हो रही थी। तो सबसे ज्यादा जो सफर करती है वो लेडी सफर करती है। इसलिए जब आप आगे बात करेंगे तो इसमें ये बात क्लियर कट होती है कि बच्चे कब आने चाहिए, कितने गैप होना चाहिए, कितने होने चाहिए, पूरा का पूरा ये अधिकार सिर्फ गर्ल्स का, इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि फैमिली प्लानिंग इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड दिस ह्यूमन राइट इज बिलोंग्स टू द फीमेल। जो शादी जिसकी हुई है, गर्ल्स है, उसका ये राइट है कि वो बच्चे कब चाहे या ना चाहे,
कितने चाहिए, कितने गैप में चाहिए, उनका ह्यूमन राइट है, कोई आपको लीगली फोर्स नहीं कर सकता है। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी ह्यूमन राइट्स पे तेहरान में 1968 में, उसमें ये डिसाइड किया कि फैमिली प्लानिंग इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। सो ये उनका राइट है, बच्चे वो जब चाहे उसको डिफेंड करते, कोई फोर्स नहीं करता है। WHO एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी 1970 में, उसमें कुछ स्कोप डिफाइन किया गया फैमिली प्लानिंग का। इसको मैं लास्ट स्लाइड आपसे बात कर रहा हूँ, फिर कल करेंगे। द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ, जो स्पेसिंग है ना, जो दो दो गैप होता है दो बच्चों के बीच में, उसके एक प्रॉपर लिमिटेशन स्पेसिंग हो और लिमिटेशन हो कि 2 हो या 3 हो या 4 हो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है आपके कंसर्न कंट्री में, उनको आपको फॉलो करना है। इंडिया में अभी 2 का मामला चल रहा है। एडवाइस ऑन स्टर्लिटी, स्टर्लिटी एक कंडीशन आती है जिसमें पावर ऑफ प्रोक्रिएशन यानी बच्चे जनने की क्षमता खत्म हो जाती है। उस पे जरूरी नहीं है कि ये जन्मजात ही हो, ये आपके थ्रू आउट द लाइफ भी ये चीज डेवलप हो सकती है। उसमें कुछ प्रोफेशन हो सकते हैं, कुछ डिजीज हो सकती है, कुछ आपके डाइटरी हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ आपके लाइफ स्टाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्ट्राइल हो जाता है, वो बच्चे जिंदगी की ताकत नहीं होती है। तो पहले से शुरू से उसको एडवाइस, जैसे शादी की उम्र में पहुंचे उनको एडवाइस देना शुरू कर दिया, या कपल जब शादी के लिए आए तो उनकी टेस्टिंग हो गई, उनको एडवाइस। तो इससे क्या होता है कि ज्यादातर आप इन चीजों को हम रूल आउट कर पाते हैं। एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड, अब बहुत सारे सेंटर्स हो गए हैं कि पेरेंटिंग से पहले उनको थोड़ा सा एजुकेट करते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, या क्या क्या चीज़ों को और अच्छे से आप कर सकते हैं। अब बच्चे होंगे तो आप किस तरह से उनको देखभाल करना है, किस तरह फाइनेंशियल पोजीशन आपको बना के रखनी है। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से आपके पेरेंटिंग पर असर पड़ेगा। एसटीडीज हो जाएगा, या एड्स हो गई आपको, या फिर HIV सॉरी हेपेटाइटिस हो गया, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई। इन सारी चीजों से आपके बच्चा जनने की क्षमता जो होती है, आज जो बच्चे आ गए उसके रख रखाव में आप बहुत सारी दिक्कतें आनी है। ट्यूबरकुलोसिस फॉलोपियन ट्यूब का हो गया तो पता चला कि आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, फॉलोपियन ट्यूब ही आपका डिस्टर्ब हो गया, वहाँ का फ्लोरा, तो उसकी वजह से आप वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं, आपके स्पर्म और उनका मीटिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को समझाना है। अर्ली एज में वैक्सीनेशन बच्चों का होना चाहिए, वैक्सीनेशन नहीं हो गया तो उनको कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, उसकी वजह से आपके फॉलोपियन ट्यूब पे असर पड़ता है, लॉन्ग टर्म में आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग द हैबिट्स ऑफ द सेक्स एंड रिगार्डिंग द आई मीन बर्थ ऑफ द चाइल्ड या प्रेगनेंसी, इन सारी चीज़ों को समझाते हैं उसमें। स्क्रीनिंग फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है प्रोडक्टिव सिस्टम में, सर्विक्स में हो सकती है, या फिर जेनेटल एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स में हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए शादी से पहले। अदरवाइज अगर ऐसी चीज़ है तो उसको करेक्ट कर लिया जाए, या फिर उनको अनएवॉइडेबल है तो शादी रोक दिया जाए, नहीं तो फिर दिक्कत आनी है पेरेंटिंग लाइफ में। सब ज़्यादा जो आपको होमिसाइडल क्राइम बढ़ रहा है इंडिया में या पूरी दुनिया में, वो मैरिड लोगों के अंदर ही बढ़ रहा है। इन चीज़ों को रोकने के लिए बहुत जरूरी। जेनेटिक काउंसलिंग, कुछ खास जीन के लोग होते हैं, इसलिए कहते हैं कि शादी जो है आप ऊंचे खानदान जो वर्ड हुआ जाता है उसका मतलब होता है कि फिजिकली मेंटली ऐसे लोगों के यहाँ करें जो लंबे हो, तगड़े हों, ठीक है। उनकी पेरेंटिंग हिस्ट्री देख लीजिए कि बच्चों का क्या मामला है उनके यहाँ। कुछ जेनेटिक डिजीज ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको इसमें वो भी देखते हैं कि ब्लड मैचिंग भी देखते हैं। कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें आपने शादी कर लिया तो बच्चे होने ही नहीं, पहला हो गया दूसरा मर जाएगा, या फिर इस तरह के जेनेटिक मेकअप है उनको, उनके यहाँ बच्चा साउथ स्टॉट पैदा होते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के वो एनोमलीज लेके पैदा होते हैं। तो ये चीज़ पहले अब होने लगी है। जो इश्तेहार निकलते हैं शादियों का उसमें बाकायदा मेंशन होता है कि ये सारी चीज़ें हम कराने के बाद ही ओके करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स लोग मांग लेते हैं, कॉमन डॉक्टर्स के पास चेक करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैशन में आजकल बढ़ रही हैं। प्री मैरिटल कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन, ये बहुत, जैसे अभी मैंने बात किया है कि मैरिज से पहले फैमिलीज आपस में मिलती है, CV शेयर करते हैं। पहले तो सिर्फ और सिर्फ कुंडली मिलती थी, आज मेडिकल रिपोर्ट शेयर होते हैं, फिर वो ओपन करते हैं कि हमारा डॉक्टर आपका चेक करेगा। तो क्रॉस डॉक्टर्स भी, इस तरह की चीज़ें अपर क्रस्ट में जो पैसे वाले लोग हैं या फिर जो लोग बहुत प्लान करते हैं अपने जनरेशन को, वहाँ ये चीज़ भी होने लगी है। और ये अच्छी भी है ताकि आप पहले ही वो सारी चीज़ें को जान लें तो आपको दिक्कत नहीं। अभी एक शादी हो रही है हमारे जानने वाले की, वहाँ से कॉल आया तो उन्होंने कहा कि TB हो गया है उस लड़की को। हमने कहा कि आपने बताया लड़कों को? बोला नहीं बताया। तो वो प्रॉब्लम आ सकती है, पता चलेगा वो TB निकली उसको सेकंड स्टेज पे है, बोन TB हो गई है। तो इस तरह की कंडीशन अगर आप छुपा के रखेंगे तो अल्टीमेटली आपकी फैमिली या बच्चियां जो है वो सफर करेगी, या लड़के में तो वो सफर करेगा। इस तरह की चीजें। कैरी आउट प्रेगनेंसी टेस्ट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप सही से टाइमली टेस्ट कर लें ताकि आप प्लान सही से कर सकें। अदरवाइज नहीं तो मिस हो जाता है, या फिर कभी कभी होता है कि अनप्लान्ड हो जाता है।
इन चीज ये सारी चीजें स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग में आती है, WHO की तरह रिकमेंडेड है ये, ठीक है। स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग में एक चीज और है, मैरिज काउंसलिंग। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो कपल्स जो शादी के लिए जाते हैं उनको जेनेटिक लेके एसटीडीज के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, गैपिंग के बारे में, डिसाइडेस के बारे में, मूव आउट के बारे में। जैसे बहुत सारी फैमिलीज होती है शादी से पहले, शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, पेरेंट के साथ रहेंगे, लड़की रहना नहीं चाहती, सारी चीजें इसमें कंसिडर होती हैं। द प्रिपरेशन ऑफ कपल्स फॉर द अराइवल ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, इसके लिए बहुत जरूरत है। ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है, बहुत डरावना भी होता है कि अगर आप ट्रेंड नहीं है, पहले से आप माइंड सेटअप नहीं है, गर्ल्स बच्चा नहीं चाहती 4-5 साल तक और वो कंसीव कर लिया, तो वो उसके मन में हमेशा उस बच्चे को लेके एक चीज विकार डेवलप हो जाएगा, तो वो कर नहीं पाते हैं। या पेरेंट में जो मेल है वो फाइनेंशियली तैयार रहे इसको लेके, कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अनमैरिड मदर्स, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसी आबादी है कि अनमैरिड मदर्स भी अब बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। जो फ्रीडम ऑफ सेक्स या फ्रीडम ऑफ कपल लेने का जो ये लिव इन रिलेशंस बढ़ा है इसकी वजह से, या फिर कुछ रेप के विक्टिम्स होते हैं, लोग बता नहीं पाते हैं इस बदनामी की वजह से, लेकिन वो कंसीव कर जाती हैं, या फिर कुछ ब्रोथल्स में होते हैं इस तरह के, इन लोगों के लिए भी सरकार की पॉलिसीज है कि उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। टीचिंग होम इकोनॉमिक्स एंड न्यूट्रिशन, किस तरह से घर में उसको लेके मैनेज करना है घर में, और उनके लिए न्यूट्रिशन का क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को भी मदर को या पेरेंट्स को समझाना है। प्रोवाइडिंग एडॉप्टिंग सर्विस, ये बच्चे नहीं हैं तो एडॉप्ट कैसे करेंगे उनको, या फिर किस सर्विसेज से उनको एडॉप्ट किया जा सकता है, या किस तरह से एजेंसीज है जो इसको ध्यान रख सकती है। आज ये सारा स्कोप के बारे में था फैमिली प्लानिंग। इंशाल्लाह कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग इसके बाद व्हाट्सएप पे भी सवाल कर सकते हैं। दूसरी क्लास कंटिन्यू करें, ठीक है। आवाज